Hello everyone, welcome back to Learning Edura. So today we are going to talk about some important economics terminology. Okay, means some important economics terms that you came to know in your daily life. Okay, so if you are not from commerce background or you have not studied economics in your academics, so you must be in confusion that what is this term. So we are going to analyze or study those terms in the simplest form today. Okay, so let's start. I am going to tell you the economics terms from in an alphabetical order from A to Z. Okay, so hope you must like this video. So please continue with this, and I'm going to give you the meaning of important economics term in some parts of videos. Okay, so we are going to discuss alphabet A and alphabet B today, and the rest alphabets in the coming videos. Okay, so stay updated, and if you want to know every term of economics, so please subscribe the channel. And so let's start. Okay, about economic terms. So फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए. ठीक है, अल्फ़ाबेट ए से कौन कौन से टर्म स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन टर्म जो आप सुनते हो, ओके, या आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, ये हमारा होता है असेट्स. ओके, असेट्स. असेट्स क्या होता है? असेट्स आप नॉर्मली सुनते हो ये टर्म. तो असेट क्या होता है? बेसिकली कोई भी ऐसा एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू. कोई भी ऐसा फिजिकल और नॉन फिजिकल टर्म, नॉन फिजिकल गुड हम कह सकते हैं, या कोई चीज़. ठीक है, जिसका कोई फिजिकल या नॉन फिजिकल टर्म है, स्टेट है. ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? असेट. ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो सोफ़ा, गुडविल, टीवी, बॉटल, फ्रिज, कुछ भी हो. ठीक है, जिनका भी फिजिकल या नॉन फिजिकल टर्म है पर उसका मार्केट वैल्यू है आज के टाइम में. ठीक है, तो हम यहाँ पे गुडविल की भी बात करते हैं और हम यहाँ पे मान लो सोफ़ा की भी बात करते हैं. ठीक है, एक हमारा टेंजिबल होता है, यहाँ पे मैंने टाइप मेंशन करा है. एक हमारा टेंजिबल होता है जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा हमारा होता है इंटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर उसकी भी मार्केट वैल्यू होती है. ठीक है, तो एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू विल बी टर्म्ड एज असेट्स. ओके, तो अगर हम टेंजिबल असेट्स की बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जैसे आपका सोफ़ा, रेफ्रिजरेटर, आपका घर, आपका लैंड, आपका ऑफिस, आपकी बिल्डिंग, कुछ भी. ठीक है, विच हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस. ठीक है, और ऐसा कुछ भी जिसको आप नहीं देख सकते, जैसे कि हमारा गुडविल. ठीक है, गुडविल जो है बिजनेस का प्रेस्टीज जो है, उसको हम देख नहीं सकते पर उसकी मार्केट वैल्यू होती है. ठीक है, ऐसी कॉपीराइट्स. ठीक है, कॉपीराइट जो है उसको भी देख नहीं सकते पर उसकी मार्केट वैल्यू है. पेटेंट राइट, उसको भी हम देख नहीं सकते पर उसकी भी मार्केट वैल्यू है. ठीक है, ऐसे बहुत से टर्म्स होते हैं जिनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं. ठीक है, मैंने उसका वीडियो भी अपलोड करा है, आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो. ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? इंटेंजिबल असेट्स. ठीक है, तो आई होप यू मस्ट हैव गॉट द मीनिंग ऑफ असेट्स. ठीक है, दो टाइप के होते हैं और क्या होता है जिसका भी मार्केट वैल्यू है. ठीक है, सो नाउ मूविंग टू सेकेंड टर्म, एप्रिसिएशन. अब एप्रिसिएशन क्या होता है? एप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स. ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स. टेंजिबल असेट्स क्या है? जो हमारे ऐसे असेट्स जो हमारे फिजिकल फॉर्म में हैं. ठीक है, तो किसी भी फिजिकल फॉर्म में मौजूद असेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट क्या कहलाता है? एप्रिसिएशन. ठीक है, मान लो कि हमारा जो हमारा घर है, ठीक है, घर की वैल्यू में मान लो अभी 2 लाख का है, 2 साल बाद वो 4 लाख का हो गया, तो 2 लाख का जो इंक्रीमेंट हुआ ये हमारा क्या है? एप्रिसिएशन. इसी को हम कहते हैं एप्रिसिएशन. ठीक है, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अमोर्टाइजेशन. अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन मीन्स पेमेंट ऑफ अ लोन बाय रेगुलर इंस्टॉलमेंट. ठीक है, कि जैसे आपने कोई लोन लिया, ठीक है, 4 लाख का आपने लोन लिया और उसको आप पे कर रहे हो 20,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट में. ठीक है, तो ये 20,000 पर मंथ जो आप रेगुलर इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, यही हमारा क्या होता है? अमोर्टाइजेशन. ठीक है, पेमेंट ऑफ लोन बाय अ रेगुलर इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन. तो 20,000 क्या हो गया? 4 लाख रुपए के लिए अगर आपने लोन लिया है तो 20,000 अमोर्टाइजेशन हो गया. ओके,
तो नेक्स्ट बात करें अगर, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये सारे टर्म्स हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग विथ अल्फ़ाबेट ए, ओके। सो नाउ एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट मतलब एज अ होल, ठीक है। जब हम सबकी बात करते हैं और सबकी डिमांड की बात करते हैं तो वो हमारा कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। तो डिमांड ऑफ एनी इकोनॉमी टेकन एज अ होल, ठीक है। डिमांड ऑफ, मान लो इंडियन इकोनॉमी टेकन एज अ होल, कि पूरी इंडियन इकोनॉमी का कितना डिमांड है, ठीक है। और डिमांड की अगर हम बात करें तो कितना प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कितना हमारे पास पैसा है, पूरी इकोनॉमी के पास कितना पैसा है कि वो ये सामान जो है अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब होता है सिर्फ विलिंगनेस नहीं, आप उसको ख़रीदने के लिए एलिजिबल भी होने चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब हो गया? डिमांड ऑफ एनी इकोनॉमी एज अ होल। जब हम एज अ होल की बात करेंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा, ठीक है। जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, जैसे मेरी अगर बात करें मेरे डिमांड की, तो वो क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें, वो होता है एज अ होल, किसी भी इकोनॉमी का हो सकता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का हो सकता है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का हो सकता है, पर वो एज अ होल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स थे जो हमने डिस्कस करे स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है। तो ये देखो गुडविल, ठीक है, इसके पास है गुडविल और ये सारा इसका हिसाब रख रहा है ये, ठीक है। तो ये ऐसे ही फन के लिए है, ठीक है। अब नाउ अल्फ़ाबेट बी, नाउ टर्म्स स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट बी। क्या क्या टर्म्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट बी से जो हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है? ट्रेड, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड कोई भी एंट्री होगी, ट्रेड मतलब व्यापार, ठीक है। अगर ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कोई भी एंट्री है बिटवीन हमारी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री एंड दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री एंड दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कोई भी ट्रेड रिलेटेड एंट्री है, मान लो इंडियन कंट्री के बीच में, इंडियन कंट्री के लोगों के बीच में और जो पूरे वर्ल्ड है उसके बीच में, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट जो इस ट्रेड एंट्री को बताता है वो हमारा क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। मैंने एक सेपरेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो उसको भी, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या हो गया? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ट्रेड रिलेटेड एंट्री को शो करता है बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बाहर की कोई भी कंट्री हो। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। इसके बाद टर्म है हमारा बुल। अब बुल क्या होता है? बुल हमारे शेयर मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। बुल हमारा एक स्टेट है जहाँ पे आपका शेयर मार्केट जो है एक हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है, एक पीक पे होता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा शेयर मार्केट जो है उसका वैल्यू हाईएस्ट होता है, मान लो ये वाला जो टाइम है जहाँ पे वैल्यू हाईएस्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बुल। ये होता है हमारा बुल सिचुएशन, ओके। अगर हम बियर की बात करें तो बियर होता है हमारा जहाँ पे हमारा शेयर मार्केट का वैल्यू लोएस्ट होता है। तो मान लो ये वाला जो है ये हमारा क्या हो गया? बियर, ठीक है। तो ये हो गया बुल, ये हो गया बियर। बुल होता है जहाँ पे शेयर मार्केट का वैल्यू हाईएस्ट है और बियर होता है जहाँ पे शेयर मार्केट का वैल्यू लोएस्ट है। ये दोनों टर्म्स है जो शेयर मार्केट में यूज़ होते हैं, ओके। अब नाउ वी हैव अ टर्म बैंक रेट, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट एट विच सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई इंडिया में, ठीक है, कमर्शियल बैंक मतलब बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हो एसबीआई, पीएनबी, बीओआई, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? कमर्शियल बैंक है। तो बैंक रेट क्या होता है? वो रेट, ठीक है, वो परसेंटेज जिस पे सेंट्रल बैंक लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक को, फॉर इट्स लॉन्ग टर्म नीड्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जब कोई भी बैंक, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसको हम कहते हैं बैंक रेट, ठीक है, जो करंटली कितना है? 4%। इट इज़ एट इट्स लोएस्ट, ठीक है। 4 टाइम से फ्रीक्वेंटली ये 4% पे है, ठीक है, क्योंकि हमारा आपको इकोनॉमी का हाल पता ही है अभी कोरोना की वजह से,
ठीक है। तो बैंक रेट अभी सबसे लोएस्ट पे है 4% पे, और ये क्या होता है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, मान लो आरबीआई एसबीआई को लोन देगा, वो रेट क्या हो जाएगा हमारा, बैंक रेट। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, बैंक रेट हो गया, ठीक है, बैंक रेट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद बजट। अब बजट क्या होता है, बजट तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, हर साल हमारा बजट भी आता है। तो बजट क्या होता है, नॉर्मली जैसे घर में बजट होता है, ऐसे ही हमारे एक इकोनॉमी का बजट होता है, ठीक है। तो एक इकोनॉमी का बजट, जिसको हम जो फॉर्मल टर्म है उसमें क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ईयर का जब एक पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो क्या शो करता है, रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर, ठीक है। फिस्कल ईयर मतलब एक साल का टाइम पीरियड फ्रॉम April 1 to 31st March, ठीक है। तो अ बजट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो बजट क्या होगा, जो हमारा रिसिट शो करेगा कि हमें कितना पैसा रिसीव हुआ और कितना हमारा खर्चा है, ठीक है। तो जितना पैसा रिसीव हुआ और जितना खर्चा है, दोनों को जो स्टेटमेंट शो करता है, ठीक है, एक साल के अंदर जितना भी होगा वो हमारा क्या कहलाता है, वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, बजट। ओके, तो बजट क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा है बैलेंस्ड बजट, ठीक है। अब बैलेंस्ड बजट क्या होता है, तो बैलेंस बजट क्या होता है, बजट क्या हो गया हमारा, वो जो हमारा रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर शो करता है। अब बैलेंस बजट क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर और रिसिट्स इक्वल होता है, ठीक है। दो साइड है हमारे पास, एक रिसिट्स जहाँ पे हमें इनकम आ रहा है, एक हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है, जहाँ से हमें पैसा जा रहा है। तो जब दोनों साइड इक्वल होंगे, जितना हमें रिसीव हो रहा है उतना हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना हमें रिसीव हो रहा है जितना और उतना हम पे कर रहे हैं, जब दोनों इक्वल हैं तो वो हमारा कहलाएगा बैलेंस्ड बजट। ओके, तो ये बैलेंस बजट हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा इसके अलावा बात करें तो हमारा एक टर्म है बिजनेस साइकिल, ठीक है। बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल अ साइकिल ऑफ बिजनेस शोइंग बूम एंड डिप्रेशन पीरियड, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल क्या होता है, बेसिकली एक साइकिल है जो बिजनेस के एक्टिविटी को शो करता है कि बिजनेस जो है वो कैसा जा रहा है, अच्छे डायरेक्शन प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, या लॉस जनरेट हो रहा है उससे, ठीक है। तो बूम और डिप्रेशन ये क्या है, दो स्टेट हैं, ठीक है। रुको मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ इसका। ये देखो, जैसे ये बिजनेस साइकिल है, ठीक है। बिजनेस साइकिल क्या है, एक बिजनेस का एक्टिविटी शो कर रहा है बेसिकली ये, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा पीक आएगा, जहाँ पे हमारा पीक होगा, इसको हम कहते हैं बूम पीरियड, ठीक है। और जहाँ पे हमारा ये जहाँ पे लोएस्ट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रफ या डिप्रेशन पीरियड, ठीक है। तो वो साइकिल जो या वो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हमारा क्या शो करती है, बूम या फिर डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा बहुत एडवांटेज हो रहा है बिजनेस में, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट या ये दो सिचुएशन जहाँ पे भी शो करे या जिस भी साइकिल में शो हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस साइकिल। ये बेसिकली हमारे बिजनेस एक्टिविटी को शो करता है कि हमारा बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या लॉस में जा रहा है, ठीक है, या फिर नॉर्मल सिचुएशन पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिजनेस साइकिल। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो हमारा होता है बैंकरप्सी, ठीक है। बैंकरप्सी तो आपने इंसॉल्वेंसी सुना होगा, ठीक है। तो बैंकरप्सी क्या होता है कि जब बोरोअर जो है, जैसे कि अगर मैंने लोन लिया है, ठीक है, मैं बोरोअर हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने लोन लिया, मैं बोरोअर हूँ, तो मेरे को लोन पे बैक भी करना है, ठीक है। मैंने टाइम लिया था कि मैं 4 साल में लोन पे बैक कर दूंगी, पर 4 साल के बाद मेरा ऐसा स्टेट नहीं है, ठीक है, मेरा ऐसा सिचुएशन नहीं है, मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है और मैं आपको लोन वापस पे बैक नहीं कर पा रही, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या हो जाऊँगी, बैंकरप्ट, ठीक है। और इस सिचुएशन को ही हम क्या कहेंगे, जहाँ पे बोरोअर जो है वो लोन पे नहीं कर पा रहा, उसको हम कहते हैं बैंकरप्सी, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है इंसॉल्वेंसी। जो बोरोअर होता है उसको हम कहते हैं, अगर वो लोन पे बैक नहीं कर पाता तो उसको कहते हैं बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। और ये जो पूरा सिचुएशन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी, ठीक है। अ बोरोअर इज अनेबल टू पे बैक इट्स लोन इज कॉल्ड बैंकरप्सी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है हमारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पर आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। आज के टाइम पे क्या होता है, अगर हमें ट्रेड करना है या हमें अपनी करेंसी की वैल्यू को बताना है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। कि अगर हमें अपनी करेंसी को, मान लो फ्रांस की करेंसी जो है, ठीक है,
फ्रांस में क्या पाउंड चलता है, ठीक है। तो फ्रांस में, या हम यूरोप का एग्जांपल ले लेते हैं, यूरोप में ज़्यादातर कंट्रीज़ में पाउंड चलता है, ठीक है। तो यूरोप में अगर मेरे को यूरोपियन पाउंड और इंडियन रुपीज़ में कंपेयर करना है, तो दोनों में मेरे को दोनों में कंपेयर करने के लिए मेरे पास एक कॉमन होना चाहिए कुछ, जिससे मैं कंपेयर कर सकूं, ठीक है। तो वो कॉमन मेजर क्या है हमारे पास आज के टाइम पे, वो कॉमन मेजर क्या है, डॉलर, ठीक है। कि मैं इंडियन रुपीज़ को भी डॉलर में चेंज करूं, ठीक है। जैसे इंडियन रुपीज़, 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 75 के अराउंड है अभी, ठीक है। 75 रुपीज़ इक्वल्स टू $1। और अगर हम पाउंड की बात करें तो पाउंड जो है वो कुछ 200 के अराउंड है शायद, ठीक है, जितना मेरे को पता है। तो 200 और 100, 200 और 75, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, हमारा पाउंड, ठीक है। तो पाउंड का वैल्यू ज़्यादा हो गया इंडियन रुपीज़ से। तो हमने कैसे कंपेयर करा, दोनों को डॉलर में चेंज करके, ठीक है, या डॉलर की वैल्यू को दोनों में निकाल करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक तरीका है ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट फॉरेन करेंसीज को डॉलर में चेंज कर देते हैं, ठीक है, उनका मेजर करने के लिए कि अच्छा इसका मेजर इस टर्म में कितना होगा, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या है कि इट अलाउज टू फिक्स द एक्सचेंज रेट ऑफ एनी करेंसी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ठीक है। जब डॉलर में नहीं होता था तो इससे पहले हम गोल्ड में फिक्स करते थे, ठीक है। तो अभी हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है उसको फॉलो करते हैं और सारी करेंसीज को हम डॉलर में फिक्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो हमारा एक टर्म होता है बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड की अगर बात करें तो बॉन्ड इज़ एन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, ठीक है। बॉन्ड जैसे हमारा शेयर होता है, ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एक असेट है, ठीक है। तो जैसे शेयर होता है, डिविडेंड होता है, ऐसे ही हमारा एक बॉन्ड होता है, ठीक है। शेयर होता है, डिवेंचर होता है, सॉरी। तो ऐसे हमारा एक सिक्योरिटी होता है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा एक इंटरेस्ट बियर करने वाला, अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और ये किसी कंपनी का हो सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, या किसी इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सिक्योरिटी जिस पे आपको इंटरेस्ट मिले, ठीक है, किसी गवर्नमेंट कंपनी का हो, किसी इंस्टीट्यूशन का हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, बॉन्ड होता है, एक सिक्योरिटी का टाइप है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर हम, तो हमारा होता है एक टर्म है ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है। तो ब्लैक इकोनॉमी क्या होता है, ब्लैक मनी तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ ब्लैक इकोनॉमी है, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे लोगों का पैसा जो होता है, जो वो लोग बताते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, उससे ज़्यादा उनका पैसा होता है, ठीक है। जैसे ब्लैक मनी क्या होता है कि वो पैसा जो आप दिखाते नहीं हो पर आपके पास होता है, ऐसी ब्लैक इकोनॉमी क्या है कि वो इकोनॉमी जिसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है पर वो दिखा कम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पैसा या वो जो भी एक्टिविटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक इकोनॉमी में मीन दैट अ कंट्री इज़ मच रिचर देन ऑफिशियल डेटा सजेस्ट, ठीक है। जैसे इंडिया में जो है, इंडिया भी एक ब्लैक इकोनॉमी ही होगी, ठीक है, मतलब अनऑफिशियली बात करें तो, ठीक है, कोई डेटा तो है नहीं, ठीक है। तो जो ब्लैक इकोनॉमी है क्या है कि ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे जो इकोनॉमी है वो बहुत रिच होती है पर उसको दिखाया, ऑफिशियल टर्म में दिखाया जो है वो थोड़ा लोअर जाता है। कि अगर अब मान लो कि हमारा जीडीपी जो है टोटल वो $2.7 ट्रिलियन है अभी, इंडियन जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी का टोटल वैल्यूएशन, ठीक है। तो हमारा हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा हो अनऑफिशियल, ठीक है। तो अगर ज़्यादा होगा तो हमारा भी क्या होगा, ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर, तो इसके अलावा होता है बेसिस पॉइंट, ठीक है। बेसिस पॉइंट क्या होता है, जैसे कि बेसिस पॉइंट अगर जनरली बात करें तो ये होता है 100 ऑफ अ परसेंटेज पॉइंट, ठीक है। समझ तो नहीं आया होगा तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि बॉन्ड जो है वो 5.25% से 5.45% पे चला गया, ठीक है। तो अगर हमें इसको बोलना है बेसिस पॉइंट में तो हम क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे 45 माइनस 25 इक्वल्स टू 20 हो गया, तो 20.20 आएगा ये, ठीक है, 0.20। तो 0.20 अपॉन 1/100, ठीक है। यहाँ पे क्या है 100th ऑफ अ परसेंटेज, ठीक है। तो जो भी परसेंटेज आए डिवाइडेड बाय 1/100 अगर हम कर दें तो वो हमारा किस में आ जाएगा, बेसिस पॉइंट में। तो अगर 5.25 से 5.45 हो गया तो 0.20 का डिफरेंस आया, 0.20 अपॉन 1/100, 0.20 अपॉन 1/100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ये इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक है।
ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 20, तो हम इसको क्या कहेंगे 20 बेसिस पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 20 बेसिस पॉइंट। तो 1/100th ऑफ एनी परसेंटेज और एनी वैल्यू इज टर्म्ड एज बेसिस पॉइंट, ओके। तो ये आपके शेयर मार्केट या ऐसे टर्म्स में यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बताना हो तो हम इसी टर्म में बताते हैं बेसिस पॉइंट में, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट बात करें तो हमारा है बिहेवियरल इकोनॉमी। बिहेवियरल इकोनॉमी क्या होता है, ऐसी इकोनॉमी जो वर्क किस पे कर रही है, या जो हमारे थ्योरेटिकल सिचुएशन जो हमारे इकोनॉमिस्ट ने बता रखी है, ठीक है, उससे डिफरेंटली जो इकोनॉमी काम करे या जो इकोनॉमी वर्क करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं बिहेवियरल इकोनॉमी, ठीक है। जैसे यहाँ पे है सिचुएशन व्हेन एन इकोनॉमी और द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी बिहेव्स डिफरेंटली विद द कन्वेंशनल इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है। जैसे कि हमारा डिमांड और प्राइस में अगर रिलेशन है तो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। ये क्या हो गया, कन्वेंशनल इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है। पर अगर हम बात करें कि जो हमारे प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, जैसे आईफोन होता है, ठीक है, या हमारे मतलब बहुत सारी एक्सेप्शंस है, तो अगर हमारा आईफोन है, अगर उसका वैल्यू कम हो जाए तो उसकी डिमांड जो है ना वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो प्रेस्टीज के लिए है, लोग उसको प्रेस्टीज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ने पे क्या होता है, उसका डिमांड इंक्रीज़ होता है, प्राइस कम होने पे उसका डिमांड डिक्रीज़ हो जाता है। एप्पल आईफोन की अगर हम बात करें तो, ठीक है, क्योंकि वो प्रेस्टीज के लिए है। तो ये क्या है, ये फॉलो नहीं कर रहा इन्वर्स रिलेशनशिप, ये थोड़ी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं फॉलो हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा बिहेवियरल इकोनॉमी हम इसको कह सकते हैं, इस सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन या ऐसी कोई भी इकोनॉमी जो नॉर्मल कन्वेंशनल थियोरी पे वर्क नहीं कर रही, ठीक है, उसको हम कहते हैं बिहेवियरल इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो हमारा है बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, बार्टर सिस्टम हमारा पहले भी यूज़ होता था जब हमारा रुपीज़ नहीं था, ठीक है। लोग क्या करते थे, मान लो गेहूँ के बदले वो चावल ले रहे हैं या चीनी के बदले वीट वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज होते थे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मनी। मनी का कोई यूज़ ही नहीं था, मनी उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम जहाँ पे हम गुड्स फॉर गुड्स लेते हैं या देते हैं, या गुड्स फॉर सर्विसेज लेते हैं या देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम, ओके। यहाँ पे एग्जांपल जैसे 4 kg वीट के लिए अगर आपको 1 kg शुगर मिले तो, ठीक है, आप 4 kg वीट दे रहे हो, आपको 1 kg शुगर जो है वो प्रोवाइड हो, तो ये हमारा क्या होगा, बार्टर सिस्टम। यहाँ पे मनी का कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स थे, ठीक है, ये सारे हमारे टर्म्स थे ऑफ अल्फ़ाबेट ए एंड अल्फ़ाबेट बी, ठीक है। तो इसके अलावा जो सी से जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे टू मेक दिस वीडियो शॉर्टर, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू वॉच ऑल दीज काइंड्स ऑफ अपडेट्स, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाती रहूँगी इकोनॉमिक्स पे या फाइनेंस से रिलेटेड, और अगर आपको ऐसी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, इट वुड बी ग्रेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड like the video, subscribe the channel and comment your views, ठीक है, and don't forget to share it with your friends. Thank you so much for watching. Thank you. See you in the next video.